गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम चैप्टर रीड आउट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है एंड स्कोप क्या है। और इसके बीच में हम ये भी देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं उन दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या है। और इस चैप्टर में काफ़ी थोड़े से वर्ड्स टफ आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ग्लॉसरी वर्ड्स देखेंगे कि जो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं ताकि जो आपको चैप्टर को समझना इजी हो जाए। तो पहले हम ग्लॉसरी वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस, तो हमें पता होना चाहिए पॉलिटिक्स जो वर्ड्स है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में पहले जो छोटे छोटे नगर होते थे, छोटे छोटे देश होते थे, उसे पॉलिस बोला जाता था। यूनानी भाषा में उसे पॉलिस बोलते थे। तो इसी के कारण जो पॉलिस से रिलेटेड कोई किताबें लिखी जाती थी उसको पॉलिटिक्स कहा गया। और इस वर्ड्स का सबसे पहले प्रयोग अरिस्टोटल ने किया था, जो 300 BC का सदी का जो फिलोसफर था अरिस्टोटल, उसने अपनी किताब लिखी थी पॉलिटिक्स। तो तभी से ये वर्ड्स जो फेमस हो गया। ठीक है, दो तरह के जो विचारधारा आती है पॉलिटिक्स को लेकर, एक है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू वाले, एक है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले। ट्रेडिशनल वाले वो है जो 300 BC से लेकर आपके 19th सेंचुरी तक जो फिलोसफर है उनकी विचारधारा को हम ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स वगैरह बोल देते हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण। और जो मॉडर्न पॉइंट व्यू वाले हैं वो 21 सेंचुरी वाले हैं, जो बिहेवियरलिज्म की रेवोल्यूशन के बाद जो विचारधारा आए। नॉर्मेटिव स्टडी का मतलब होता है जब हम प्रमाणिक अध्ययन करते हैं, निर्देश देते हैं कि कुछ आइडिया सेट होते हैं कि हम इस प्रकार ही काम करेंगे। जो वर्ड्स आपके आएंगे, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती है जैसे सरकार के ऑर्गन्स होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, जैसे राज है, संविधान है, फ्लैग है। ठीक है, ये सारे क्या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। वैल्यू बेस्ड का मतलब होता है कि जब एरिस्टोटल का समय था, प्लेटो, एरिस्टोटल, गार्नर का टाइम था, तो वो स्टडी कुछ वैल्यू बेस्ड करते थे कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते थे। जैसे हमेशा उनका होता था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, ये उनकी असम्पशन थी। ठीक है, राजा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वो स्टेट कल्याणकारी होने चाहिए, हमें ऐसे राइट्स मिलने चाहिए। तो प्रेजेंट की बजाय वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि इस प्रकार हमें वैल्यूज़ को सेट करके फिर ही कोई काम करना चाहिए। जो परंपरावादी विद्वान है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू वाले, वो हमेशा ही वैल्यू बेस्ड स्टडी वगैरह करते थे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब होता है जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। जो ट्रेडिशनल पॉइंट व्यू वाले हैं वो हर चीज़ को जड़ से लेकर एंड तक उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सपोज करो जैसे हम राज के बारे में बोलें तो राज के काम के बारे नहीं पहले बोलेंगे, वो बोलेंगे इसका जैसे जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके फिर उसके पार्ट्स, हर चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। मोनोग्राफी होता है कि एक ही विषय पर ज़्यादा जोर देना। नॉन कंपैरेटिव का मतलब होता है कि तब जो ट्रेडिशनल पॉइंट व्यू वाले थे, अरिस्टोटल की सपोज करो बुक थी पॉलिटिक्स, तब उसने ठीक है 151 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था, सरकारों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी, बट उसके बीच में कंपैरिजन नहीं किया था। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप किसी और यूट्यूबर से भी सुनो तो आप कंपैरेटिव करो कि ये अच्छा पढ़ाता है या दूसरा कौन अच्छा पढ़ाता है, लेकिन वो ऐसे कोई कंपैरेटिव नहीं करते थे। सेक्युलर होता है कि वो निरपेक्ष होकर काम करते थे, तब वो धर्म के आधार पर कोई भी चीज़ वगैरह नहीं होती थी। आइडियोलॉजी होती है विचारधारा। ये मेन जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, जो वर्ड्स हैं, कुछ और भी आएंगे, वो मैं 1 बाय 1 आपको साथ में समझा दे जाऊँगी। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपको सारा चैप्टर जो क्लियर करवा दूँ, ताकि जो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली बात कि चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ये सभी कुछ लिखा हुआ है। तो हमें पहले पॉलिटिक्स होता क्या है इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो वो हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम कैसे शॉर्ट करेंगे इसे। सपोज करो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है
तो आपने पहले इस प्रकार इसकी स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, कि मतलब इसका वर्ड्स ही कहाँ से पैदा हुआ, पॉलिटिक्स शब्द का, और पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, फिर आपने 3 डेफिनेशंस देनी है। अगर आप पटियाला यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते ही हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स वर्ड्स कहाँ से आया। जैसे मैंने आपको समझाया कि पॉलिटिक्स द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। In the olden times, there was city-states in the Greece, and the subject dealing with their study was known as the politics. Because of this reason, Aristotle, who is known as the father of the political science, gave the title of politics to his book, which is also known as the Bible of political science. With the passage of time, the period of city-state came to an end, and these were replaced by the nation-state. And the subject dealing with the study of the state came to be known as the political science. With the expansion of the area and the function of the state, the scope and the political science has also expanded. क्या कह रहे हैं हम, जो पॉलिटिक्स वर्ड्स है वैसे तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड्स कहाँ से आया, ग्रीक से आया। ग्रीक में इसे पॉलिस कहा जाता था। पॉलिस का मतलब होता था सिटी स्टेट, क्योंकि तब जो छोटे छोटे शहर होते थे, मान लो आपका एक छोटा सा शहर है जहाँ आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो उसी को ही पॉलिस या सिटी स्टेट कहा जाता था। इस वर्ड्स की सबसे पहले जो यूज़ है अरिस्टोटल ने की, अपनी बुक जो उसने लिखी थी पॉलिटिक्स, ठीक है, अपनी किताब का नाम ही उसने पॉलिटिक्स लिखा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो छोटे छोटे शहर थे वो बड़े बड़े नगरों में, एवं के बड़े बड़े नेशन में चेंज हो गए। जब नेशन में चेंज हो गए, ठीक है, आप अपना इंडिया देखो कितना बड़ा देश है, ठीक है, तो नेचुरली इसका जो सब्जेक्ट है, जो इसका स्कोप है, उसके जो फंक्शन है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस वगैरह आने शुरू हो गई। ये हो गया आपका पॉलिटिक्स। देन आफ्टर पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, पहले इसे पॉलिटिकल ही बोलते थे, अब इसे साइंस वर्ड्स क्यों यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को ये परख कर देखते हैं, इसकी जो एग्ज़ाम करके देखते हैं कि ये सचमुच ये चीज़ें सही में हैं। जैसे डेमोक्रेसी, सच में डेमोक्रेसी ग्राउंड रूट में सचमुच में डेमोक्रेसी है, लोगों को पता है अपने अधिकारों का, कर्तव्य का, उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो देश की समस्या हैं, क्या उनको पता है, तो वो हम एग्ज़ाम करते हैं, फिर हम क्लियर कट करते हैं कि कितनी का अवेयरनेस लोगों में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू point, the subject concerned with the study of the state and the government is known as the political science. According to the famous traditional thinker T.H. Green, political science begins and ends with the state. But the supporter of the modern viewpoint of the have brought great change in the meaning of and scope of political science. The modern thinker are of the opinion that every activity related to power, influence and authority, and every formal and informal organization which directly or indirectly influence the working of political system can be included in the scope of a political science. देखो, मैंने पहले ही कहा, ये पोलिटिकल साइंस को लेकर टू टाइप्स की विचारधारा है। एक तो जो परंपरावादी है, जैसे मान लो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी विचारधारा है। एक है जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, मान लो आप लोग हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू वाले थे, जैसे टी.एच. ग्रीन था या और भी विद्वान थे, वो सिर्फ जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थी, जैसे स्टेट होगी, गवर्नमेंट होगी, इसके बारे में ही स्टडी करते थे, ठीक है। सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करते थे, स्टेट होगी, गवर्नमेंट होगी, ये चीज़ें बस, कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो इवन के गार्नर ने भी अपनी डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये है जिसकी शुरुआत और अंत स्टेट के साथ ही हो जाती है, इसके आगे कुछ भी शामिल नहीं होता। बट जो मॉडर्न थिंकर थे, मान लो आप हो, ठीक है, उन्होंने इसमें इस स्कोप में बहुत ज़्यादा कुछ इंक्लूड किया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हर एक्टिविटी जो भी देश की पावर को, इन्फ्लुएंस को या अथॉरिटी को प्रभावित करती है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, किसी न किसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रेस कर रही है,
ठीक है, उसे इम्प्रेस कर रही है, उसमें चेंजेस ला रही है, तो वो सब कुछ पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड हो जाएगा। मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, आपका स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, आपके कॉलेज ने एडमिशन फीस बढ़ा दी या कुछ और पाबंदियाँ लगा दी, तो आपने धरने शुरू कर दिए कि हम ये चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। मुद्दा इतना बढ़ गया कि आपकी यूनिवर्सिटी, कुछ और यूनिवर्सिटियाँ आपका सपोर्ट देने शुरू कर दिया। देन आफ्टर क्या हुआ, इस चीज़ का प्रभाव सरकार तक पड़ा, सरकार ने फिर बाद में एक्शन लिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स आप सरकार का हिस्सा नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो, बट आपकी एक्टिविटी ने सरकार को अफेक्ट किया, पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट किया। तो मॉडर्न थिंकर कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, वो पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रेस जरूर करती है, उसे इन्फ्लुएंस जरूर करती है। इसके बाद आपके आ जाएगा कि डेफिनेशन आप मिक्सअप दे सकते हो। ठीक है, अगर तो जस्ट ट्रेडिशन स्कोप दिया है तो अपने ट्रेडिशन पॉइंट्स ऑफ व्यू देने हैं, अगर मॉडर्न है तो मॉडर्न पॉइंट्स ऑफ व्यू देने हैं। अकॉर्डिंग टू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, ये सारे जो है जो ट्रेडिशनल राइटर्स है, जो ट्रेडिशनल राइटर वाली डेफिनेशन है। गार्नर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये है कि जो स्टेट से शुरू होती है स्टेट से ख़त्म होती है। पॉल जैनेट कहता है कि इसके बीच में जो है क्या चीज़ें आती है, दैट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस विच ट्रीट्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बीच में गवर्नमेंट की बातें आती हैं। गैटल कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज़ बीन एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज एंड पॉलिटिकल एथिकली डिस्कशन ऑफ व्हाट द स्टेट आउट टू बी। ठीक है, ये ट्रेडिशन हो गया। स्टार्टिंग आपने सेम करनी है, स्टार्टिंग पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है। अगर ट्रेडिशन पॉइंट्स के व्यू के अकॉर्डिंग ऑनली आपने ट्रेडिशन वाली डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। जैसे ये बेटा क्वेश्चन बनकर आ रहा है, डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस एंड राइट डाउन इट्स नेचर एंड स्कोप, discuss the meaning and scope of the political science, discuss the meaning and nature of political science, explain the traditional viewpoint of political science, define the traditional viewpoint of the political science and write down its scope। देखो जी, 3 क्वेश्चन जो है एक ही तरह के हैं। अगर जो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर एंड स्कोप बताओ, तो आप किसी का भी बता सकते हो, चाहे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं चाहे ट्रेडिशनल वाले हैं। बट अगर वो जस्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स है तो अपना ट्रेडिशन बताना है। अगर वो कह रहे हैं कि नेचर भी बताओ एंड उसका स्कोप भी बताओ, तो ये 2 टॉपिक है, नेचर अलग है स्कोप अलग है, तो आपने नेचर के 10 पॉइंट बता देने हैं और स्कोप के अलग बता देने हैं। लेकिन स्टार्टिंग हर एक की करनी है कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या और डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार अटैम्प्ट हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन भी आई थिंक, हाँ, चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार ही है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, जो परंपरावादी विद्वान है जैसे ग्रीक गार्नर है, लास्की है, जहाँ कह लो अरस्तु है, प्लेटो है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नॉर्मेटिव स्टडी। नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, जो पहले ही सेट ऑफ द प्रिंसिपल रख लेते हैं कि इस प्रकार हमारा देश ऐसी स्टेट होनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसे बोल देते हैं नॉर्मेटिव स्टडी। जो नॉर्म्स होते हैं ना, कानून वगैरह, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना। द मेन, इसे करेक्टर्स भी बोलेंगे, ठीक है, नेचर भी बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज दैट इट इज़ अ नॉर्मल स्टडी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द ट्रेडिशनल थिंकर हैव यूज्ड अ फिलोसफिकल मेथड for the study of political science. According to the traditional thinker, the political science is a normal science and they are the more concerned with the future. नॉर्मेटिव स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वाले जो है वो नॉर्मेटिव स्टडी को अपनाते हैं, इसलिए वो कौन सा मेथड अपना रहे हैं, फिलोसफिकल। फिलोसफी होता है बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें करनी, फिलोसफी जैसे कहते तू फिलोसफी मत चाड़, ठीक है। तो नॉर्मेटिव स्टडी के बीच में वो हमेशा ही फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते हैं, जैसे प्लेटो का आइडिया था, वो हमेशा ही एक आइडियल स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। जैसे महात्मा गांधी भी हमेशा
ये आइडिया स्टेट ही क्रिएट करना चाहते थे कि हमारे देश जो है राम राज होगा, वहाँ पर कोई जेलें अदालत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग जो है खुद अपना काम करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इतना 100% पॉसिबल वगैरह नहीं होता। कहने के बाद वो प्रेजेंट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते थे। एग्जाम्पल दे देनी है, जैसे प्लेटोस आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ही हैज़ आल्सो डिस्क्राइब द क्वालिटी। फिर वो भी ये भी बताते हैं जो राजा होगा, क्योंकि प्लेटो कौन सा, प्लेटो है 300 सदी वाला, BC वाला। ये भी उसने बताया था कि अगर राजा होगा उस स्टेट का तो किस प्रकार होगा, कैसे कैसे उससे काम करने चाहिए, तो किस प्रकार के कौन से उनको राइट्स मिलने चाहिए, लोगों के कौन सी ड्यूटीज वगैरह सिटीजन की होगी। ये सारा कुछ क्या था, नॉर्मल एस्पेक्ट, एक इमेजिनेशन थी, एक सपना था। नेक्स्ट अगर लीगल फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशन स्टडी, और इसके बारे में सारी वो स्टडी करते हैं। The supporter of the traditional viewpoint of political science have laid emphasis on the legal, formal, and institutional study of the political institution. They make the analytical study of the organization of the state, its origin, its evaluation, its elements, its function, accept it as a legal institution. जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स वाले हैं वो हमेशा ही जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उस पर जो एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं। वो ये देखते हैं कि जो स्टेट है, जहाँ गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कैसे ओरिजिन हुई, कैसे पैदा हुई, वो उनकी एवेल्यूएशन कैसे हुई, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन सी लीगल इंस्टीट्यूशन है, बस इसके बारे में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड स्टडी। The supporter of the traditional viewpoint of the political science have given a special place to certain basic values. They lay emphasis on the study of the different political institutions by making certain predetermined ideas and the assumption the basis of their study, and want to determine the future of the institution on the basis of these idea and assumption. They start with the assumption that democracy is the best form of the government. देखो, जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वाले हैं वो हमेशा ही वैल्यू बेस्ड पर स्टडी करते हैं। वैल्यू बेस्ड में क्या होता है कि पहले से ही वो फ्यूचर के बारे में कुछ असम्पशन पाल लेते हैं, कुछ आइडियाज़ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं फिर अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे उनकी जो एक धारणा थी कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छी सरकार है, जो कह लो ना मनार्ची है, राजों की सरकार है, या तानाशाही सरकार है जैसे नेपोलियन हिटलर की, वो अच्छी सरकारें नहीं है। सबसे अच्छी सरकार कौन सी है, डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, अपना राजा या अपना जो देश का जो मंत्री प्रधानमंत्री है खुद चुनते हैं और वो जवाबदेह होता है लोगों के सामने। ये उनकी वैल्यू बेस्ड स्टडी थी। Next is descriptive study. The traditional viewpoint of the study of the political science in the descriptive, also different traditional thinkers have laid emphasis on the description of the origin, historical evaluation, and the function etc. of political institutions like states, organ of the government, etc. क्या है कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स वाले हैं वो हमेशा ही अपनी स्टडी को डिस्क्रिप्टिव रखते हैं, बहुत ज़्यादा उसका वर्णन करते हैं, विस्तारपूर्वक लिखते हैं। जैसे एक ही चीज़ को टॉपिक को पकड़ लो, वो राज के बारे में बात कर रहे हैं, वो शुरू से बताएंगे कि ये राज धीरे धीरे कैसे पैदा हुआ, कैसे पहले गण प्रणाली आई, फिर कबीला प्रणाली आई, फिर संपत्ति आई, किस प्रकार फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, फिर राज पैदा हुआ। ठीक है, फिर उसके जो ऑर्गन्स बताएंगे क्या काम करते हैं। इट मीन्स टू सम अप नहीं करते, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टडी। नेक्स्ट है मोनोग्राफिक स्टडी। मोनोग्राफी होता है एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। The supporter of the traditional view of political science have the confined their study to the study of only one subject. Most of the books written by them are the concerned with the study of only one subject, like American the President, British the Parliament, American the Congress, British the Cabinet, French administrative law, etc. कि उन्होंने जस्ट ओनली वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न की जो सरकारें हैं उनके बारे में बताया।
जो लातीनी अमेरिका था, एशिया वाले देश थे, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका था, उसके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं की। जैसे बाद में देश आज़ाद हुए 1819 के नियर अबाउट सारे, तो इसके बारे में कुछ भी किसी ने नहीं लिखा, बस अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के बारे में ही लिखते गए जितने भी फिलोसफर हुए हैं। एसेशनली नॉन कंपैरेटिव स्टडी, अगर ठीक है उन्होंने किसी देशों की स्टडी भी की, मान लो अमेरिका की, ग्रीक की, रोम की, इटली की, फ्रांस की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिस सरकारों के बारे में वर्णन किया, लेकिन दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन नहीं किया कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है, तो क्यों अच्छी है, ये चीज़ें नहीं की। कंपैरेटिव मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना करने। The traditional view of political science is essentially non-comparative because the writing of the traditional thinker contain merely the description of the constitutional system of one or various countries and they have not made their comparative study। सिर्फ उनका मकसद था कि किसी भी देश के बारे में अगर हम उसके गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया, एक्सिक्यूटिव हुआ, जुडिशरी वगैरह हो गया, हम उसके बारे में वो वर्णन कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कि अमेरिका और इंग्लैंड की जो है दोनों के ही लेजिस्लेचर को, जो एक्सिक्यूटिव को, जो जुडिशरी को कंपैरिजन करें कि कौन सी बेस्ट है तो क्यों है, ठीक है, इट मीन्स नॉन कंपैरेटिव थी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल स्टेट। टेरेस्ट्रियल स्टेट, the thinker like the Machiavelli, Borden and Hobbes and Locke, etc., who are the chief supporter of the traditional view of the political science, have made a clear exposition of the concept of the territorial states. They have made it very clear that the state is an institution of the people settled on a fixed portion of the territory. पहली बार हुआ कि जैसे मैकियावेली हो गया, हाबस हो गया, लॉक हो गया, उन्होंने स्टेट को डिफाइन किया कि स्टेट क्या होता है। स्टेट क्या है, जो एक फिक्स पोर्शन में एक निश्चित प्लेस में बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको पता है स्टेट के 4 जो है महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसकी पॉपुलेशन होना ज़रूरी है, सॉवरेनिटी होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट होना ज़रूरी है और उसका एरिया होना ज़रूरी है। तो वो उसने क्लियर किया कि हर एक देश का एक मैप होना चाहिए कि किसके कहाँ तक उसका एरिया वगैरह है और सृजन की पावर वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि स्टेट क्या होता है। नेक्स्ट है, ये बहुत बड़ी देन है इनकी जी चीज़ों की, डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। हाँ, इसके आगे भी उन्होंने ये डिफरेंस किया कि स्टेट का मतलब क्या है, सोसाइटी का क्या है, गवर्नमेंट। स्टेट क्लियर कट किया कि जिसके पास सवर्जेंट है, ठीक है, प्रभुसत्ता है। सोसाइटी जो मतलब उसका जैसे जनसंख्या है, बाग है उसका। गवर्नमेंट क्या है, जो स्टेट की जो इच्छा है उसे लागू करती है, क्योंकि जो स्टेट है, मान लो हमारा इंडिया स्टेट है, तो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टेट है, उनकी इच्छाओं को कौन लागू कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने कानून बनाकर लोगों की जो डिमांड्स है उसे फुलफिल कर रहा है। तो जो तीनों का अंतर समझाया कि ये तीनों एक ही नहीं है, तीनों में अंतर है। द सपोर्टर ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैव आल्सो मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। स्टेट क्या है, स्टेट के पास सवर्जेंट पावर वगैरह है, ठीक है। इसी प्रकार सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कंसर्न विद द सोशल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। और इसी प्रकार जो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट सरकार की इच्छाओं को पूरा करती है। They said that government was an the element of the state which perform the various function of the state. Next है development of the democratic principle। हाँ, इन विद्वानों ने ही बाद में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को डेवलपमेंट किया, क्योंकि पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इतिहास पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो लोगों देशों में राजे राज करते थे, ठीक है। मनार्की का ही रूल्स चलता था, जो राजे ने कह दिया वही सब कुछ था। लेकिन ये 16वीं सदी में लॉक, रूसो, J.S. मिल ऐसे काफ़ी विद्वान आए जिन्होंने डेमोक्रेटिक की जो थ्योरी है वो दी कि नहीं, लोगों द्वारा सरकार को चुना जाना चाहिए और वो लोगों के सामने ही अपने कामों के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होनी चाहिए।
The supporter of the traditional viewpoint of the political science have played an important role in the development of the democratic principle. According to the famous thinker Jean Locke, the government is a trust which is responsible before the people for the exercise of its power and people can change the government. ठीक है, जॉन लॉक ने कहा कि वो एक ट्रस्टी है जो लोगों के सामने अपने कामों के लिए जिम्मेदार होती है। इसी प्रकार उसने कहा कि थ्योरी ऑफ द पॉपुलर सवर्जेंटी, उसने सवर्जेंटी की एक थ्योरी दी कि राज के पास एक सवर्जेंटी होती है, लेकिन सवर्जेंटी किसके पास होती है? लोगों के पास रहती है। सवर्जेंटी पावर्स वाज वेस्टेड विद द पीपल। ठीक है, इसी प्रकार जेएस मिल ने थ्योरी दी। उसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का एक थ्योरी दी। जैसे हम जब 18 ईयर के हो जाते हैं तो हम अपने वोट को कास्ट करते हैं, वोट का प्रयोग करते हैं। तो ये आइडिया किसने दिया? जीएस मिल ने। और इसी प्रकार जो मॉन्टेस्क्यू था उसने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। ये नहीं कि पावर एक ही बंदे के पास हो, चाहे एक्सिक्यूटिव के पास हो, चाहे लेजिस्लेचर के पास हो, चाहे जुडिशरी के पास हो। पावर्स जो तीनों में डिवाइड होने चाहिए। और लास्की ने भी इसी प्रकार किया। वो स्टेट अच्छी है जो लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परंपरावादी विद्वान थे उन्होंने डेमोक्रेसी के जो मेन थंब होते हैं, पिलर होते हैं, जिसे रियलिटी में हम डेमोक्रेसी की विशेषताएं कह देते हैं, वो सभी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सेकुलर स्टेट। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने, क्योंकि पहले क्या होता था, जो पॉप होते थे, जो धार्मिक पादरी होते थे, गुरु होते थे, वही शाये रहते थे दुनिया में। अगर उनके खिलाफ किसी ने कुछ बात कह दी, अपनी कोई थ्योरी लागू कर दी साइंस के अकॉर्डिंग, तो वो अपनी तानाशाही अपनानी शुरू कर देते थे। इवन के राजे के ऊपर भी पावरफुल हो जाते थे। एक एग्जाम्पल है, जैसे सुकरात ने कहा था, कुछ थ्योरी दी थी लोगों के लिए। ठीक है, उनके अधिकारों के बारे में बात की थी, कहा था कि लोग बुद्धिजीव होने चाहिए। तो उस पर ही ब्लेम लगा दिया कि तू तो लोगों को भड़काता है, तो उसे जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया। तो लोग भी चुपचाप देखते रहे। तो बाद वाले विद्वानों ने ये चीज़ कही कि नहीं, स्टेट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ये धर्म जो है उनका हर लोगों का अपना पर्सनली मैटर है कि किस धर्म को मानना है, क्या करना है। तो धर्म और जो स्टेट है वो दोनों आपस में सेपरेट होने चाहिए। स्टेट को, देश को, सरकार को किसी के धर्म के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसी को कहते थे सेकुलर स्टेट, जिसे कहते थे निरपक्ष। द supporter of the traditional view of political science has also separate ethics। तो एथिक ही धर्म होते हैं ना, जो अच्छी बातें सिखाते हैं। Ethics from the political science and had laid emphasis on the development of the secular nature of the state. Machiavelli was the first thinker to do so. After the establishment of the Roman Empire, the influence of the church over the state has increased considerably. But after this, as a result of the long struggle for the supremacy between the church and the state, the concept of secular state had developed. Borden हो गया, जॉन लॉक हो गया, जेएस मिल हो गया। ठीक है, इन्होंने ने भी यही बात कही कि स्टेट अलग चीज़ है, स्टेट जस्ट आपकी कानून की व्यवस्था स्थापित करो। धर्म अलग चीज़ है, क्योंकि धर्म जो मनुष्य का अपना पर्सनली मैटर है। नेक्स्ट है ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट कि राज कैसे पैदा हुआ। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं, जो आपका आगे चैप्टर आएगा कि राज कैसे पैदा हुआ। कि कुछ लोगों ने मिलजुल कर आपस में समझौता किया कि इस बंदे को या इस कम्युनिटी को हम अपनी पावर दे देते हैं, इसने ही सारा लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना है, और कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, तो अपनी मर्जी से पावर किसी बंदे को दे दी। तो इसी के आधार पर आज डेमोक्रेसी चल रही है। हम जो है अपनी मर्जी से पहले सरकारें चुनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, आपकी स्टेट में अपनी सरकार होगी, तो वो 5 साल के लिए काम करती है। लेकिन इनकेस वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही, आप उसे रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो। तो ये
उन्होंने बताया कि जो स्टेट है वो एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा पैदा हुआ है, बट कईयों ने कहा कि नहीं, ये एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी के द्वारा पैदा हुआ है। द सपोर्टर ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉइंट साइंस हैव आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। हाबस हो गया, लॉक एंड रूसो, उसने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा जो स्टेट क्रिएट हुआ, बट कुछ विद्वान थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, स्टेट जो है वो धीरे धीरे पैदा हुआ, यानी कि धीरे धीरे विकास हुआ उसका, उसमें ब्लड रिलेशन, फैमिली का, धर्म कह लो, कबीले के लोग, आर्थिक स्ट्रगल वगैरह, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा देता है, ये सभी ने अपना अपना रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ द आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या था? इज्म होती विचारधारा। तो जब कोई विचारधारा पैदा हो जाती, कहने का भाव कि कुछ लोग कहते थे कि ये देश ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, वहाँ पर राजे राज करते थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हमारी गरीबी का कारण, हमारी जो बुरी किस्मत का कारण ये राजे लोग हैं और जो फ्यूडल सिस्टम है, इसे चेंज करना चाहिए, तो हमें अधिकार, स्वतंत्रता, सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये एक विचारधारा थी ना, तो विचारधारा जो है और अलग अलग हो सकती है। तो वो विचारधारा जैसे लिबरलिज्म हो सकती है, मार्क्सिज्म हो सकती है, गांधीज्म हो सकती है, टोटलिटरिज्म हो सकती है, ठीक है, मोनार्की की विचारधारा हो सकती है। ऐसी अलग अलग टाइप की विचारधारा प्रफुल्लित हुई। And the politics, idealism or ism have the special significant, and during the period of the traditional viewpoint, political science, so many ideologies come into the existence. Ideology is a set of few ideas. Ideology क्या होती है? Is a set of a few ideas. कुछ विचारों का समूह होता है कि हाँ, लोग उस चीज़ का बिलीव करते हैं कि इस प्रकार ही काम चलना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिविजुअलिज्म की विचारधारा होगी, गांधीज्म की विचारधारा होगी, मार्क्सिज्म की होगी, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हो गया, एम्पेरियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म विचारधारा होगी, ठीक है। इस प्रकार जो विचारधारा चलती है। कंक्लूजन आप अपनी तरफ से कर लेना, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसकी स्टार्टिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, पॉइंट्स एंड कंक्लूजन होना जरूरी है। और दूसरा इसका आ रहा है स्कोप। ये हमने नेचर पढ़ा था। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। अगर आपको नेचर अच्छी तरह समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, यानी कि ये किस किस चीज़ की स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक होता है कि जो धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, आगे बढ़ता रहता है, यानी कि एक की तरफ जो चीज़ कहती है वहीं पर टिके रहे हैं। Political science is a dynamic subject and its scope has kept changing with the changing of the time and situation. Political science एक डायनामिक स्टडी है जो जिसका धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। कई बार होता है कि जो पुरानी थ्योरी होती है उससे हम कंडम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, न्यू थ्योरी जो है उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स है वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस क्या थी, किसके बारे में स्टडी करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता वो किसके बारे में स्टडी करती है, स्टेट के बारे में। स्टेट के बीच में भी वो 3 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं कि स्टेट पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, स्टेट इज़ अ pivot around which the political science revolves, and this way it makes a comprehensive study। जो पॉलिटिकल थिंकर थे ट्रेडिशन के, क्योंकि उनकी थ्योरी ही स्टेट के आसपास, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के आसपास घूमती थी, फॉर दिस रीज़न उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी था। क्या कहते थे वो? 3 कैटेगराइज करते हैं उसकी। पहली कैटेगराइज में करते हैं पास्ट की, ठीक है, स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। Political science is the historical investigation of the past of the state, meaning by how the state came into existence। कि राज कैसे होंद में आया। जो आज हम अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, जहाँ कुछ भी इटली का राज देखते हैं वो वर्तमान रूप आज से 300 मतलब 1000 साल पहले, 5000 साल पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो किस किस दौर में गुजरा, इसके बारे में वो स्टडी की जाती है। The form of the state which we see today was not it of the past. It took a century to reach up or to its present
form, and for this had to pass through the various stage. In the beginning the family, पहले फैमिली आई होगी, फिर बाद में जो है कास्ट बनी होगी, कास्ट के बाद सिटी स्टेट बने होंगे, फिर थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के बाद फिर छोटे छोटे स्टेट बने, स्टेट के बाद बहुत ज़्यादा समाज बना, फिर इंटरनेशनल स्टेट्स बनी। फॉर दिस रीज़न के जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स वाले वो बताते हैं कि पोलिटिकल साइंस एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द स्टेट, इवन द अदरवाइज वी शुड नॉट फॉरगेट दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड पास्ट। कि हमें डेमोक्रेसी क्यों अच्छी लगती है, हमें तानाशाही क्यों नहीं अच्छी लगती, हमें राजों का राज क्यों नहीं अच्छा लगता, हमें कॉलोनियलिज्म क्यों नहीं अच्छा लगता। तो जब हम पास्ट को रीड आउट करेंगे तो हम उसके बुरे नतीजे देखेंगे, तो हम कहेंगे नहीं भाई जो हमारा डेमोक्रेसी ही अच्छा है और इसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता है वो भी देखेंगे। स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ स्टेट, political science makes and the analytical study of the present of the state and sees that what is the present form of the state, what are the objective of the state, what are the relative between the individual and the state। एनालिटिकल स्टडी करती है, विश्लेषण करती है कि जो पास्ट में स्टडी कैसी थी, अब प्रेजेंट में कैसी है, और इसका जो इंडिविजुअल में और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन होना चाहिए। बिसाइड it is also seen what type of the means and adopt the state को किस प्रकार के काम करने चाहिए, ठीक है। fulfillment of the objective, the present day the state is concerned with the overall the development of the individual, and for this purpose it provides the various types of the rights and the liberty of the people। आज का अगर स्टेट देखें तो हम आज के स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, मनुष्य के विकास के लिए वो बहुत सारा वेलफेयर काम करता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, द प्रेजेंट फॉर्म। जी एक ही पॉइंट के 3 पार्ट आ रहे हैं। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द स्टेट इज नॉट इट्स अ फाइनल फॉर्म, rather द स्टेट हैज़ डेवलप कंटिन्यूसली एंड विल कंटिन्यूसली डेवलप। देखो जब भी कोई सरकार आती है तो वो हमसे वादे करती है ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, है ना। तो जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो जिस ये नहीं कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं या प्रेजेंट के बारे में करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि फ्यूचर को में हम अपने देश को और कैसे बेटर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटिकल साइंस दैट बाय द कलेक्टिंग नॉलेज क्रिएट करती है about the past and present of the state, it must give suggestion for the future of the state so that the better state could be established। Second point आ गया study of the government। Government is an important element of the state and the study of the state is incomplete without the study of the government। The government are the various form, कई टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, फेडरल, यूनिटरी, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटर गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अलग अलग हर एक देश के रूप हो सकते हैं, जैसे हमारा जैसे डेमोक्रेटिक है इंडिया, तो उनके ये चीज़ें होती है, रूप अलग हो जाए बेशक, लेकिन हर एक सरकार के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये बताती है कि हर गवर्नमेंट कैसे काम करती है, किस प्रकार काम करती है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, क्यों अच्छी है, तो उससे किस प्रकार और अच्छे काम करने चाहिए, और स्टेट और गवर्नमेंट का क्या रिलेशंस वगैरह है। इस सभी के टॉपिक के बारे में जो है स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको पता है कि आज हमारा जो देश है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि मैं आइसोलेशन में रहकर अपने देश का काम करूँगा, मुझे दूसरे देश की ज़रूरत ही नहीं। फॉर दिस रीजन जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं इस चीज़ की स्टडी करती है कि हमें किस देश के साथ रिलेशन बनाने चाहिए, किस प्रकार बनाने चाहिए, कैसे हारमोनीस क्रिएट हो सकती है, किस प्रकार हमारा इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना चाहिए। जैसे हम आज भी हमारा जो देश भी है वो जैसे नाम, सार्क, आसियान, WT, G8, G20, G77 ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस इस चीज़ के बारे में टोटली स्टडी करती है। The study of man as a political being, the man is not only a social being। पहले हमेशा यही कहते हैं कि ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन नहीं, वो एक राजनीतिक प्राणी भी है, राजनीतिक जीव भी है, क्योंकि
एक व्यक्ति की कार्रवाई भी, एक्टिविटीज़ भी पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, एक जो इंसान बहुत ही एक्टिव है, पढ़ा लिखा है, बहुत ही, मान लो किसी इंस्टीट्यूट का मेंबर है, उसकी एक एक्टिविटी भी पूरे देश को हिला सकती है, पॉलिटिकल सिस्टम को हिला सकती है। द मैन इज़ नॉट ओनली अ सोशल बीइंग, ही इज़ अ पॉलिटिकल बीइंग आल्सो, एंड व्हाइल लिविंग इन द स्टेट he performs various political activity for the protection of his interest. He forms various types of organization, contests election, take out of procession, joins very political party. अपने अपने जो इंटरेस्ट को उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इलेक्शन लड़ता है, बहुत सारे काम करता है। इट मीन्स वो ऐसा एक्टर है जिसके आसपास सारी राजनीति घूमती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के बारे में हमने नेचर में पढ़ा था ना कि आइडियोलॉजी क्या आती है। आइडियोलॉजी का मतलब है इज़म, इज़म होती है विचारधारा। तो हर स्टेट की एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे हमारे इंडिया की जो है लिबरलिज्म, यानी कि हमने एलपीजी की नीति को अपनाया है। लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है ना। जो रशिया, चाइना है वो कम्युनिज्म की विचारधारा को अपनाते हैं। जो इंग्लैंड, अमेरिकन है वो कैपिटलिज्म की विचारधारा को अपनाते हैं। तो ये भी स्टडी की जाती है कि कौन सा देश कौन सी आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, तो क्यों चलता, तो उस देश की विचारधारा में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या काम किस प्रकार करती है। ठीक है, जैसे मार्क्सिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, गांधीज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म एटसेट्रा वगैरह। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स है। आपको पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डेमोक्रेसी की एक तरफा उसे हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है, जन जान मानी जाती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो इलेक्शंस होगी, इलेक्शन होगी तो सरकारें बनाएंगी, सरकारें बनेंगी तो हमारे देश के लिए नई नई नीतियाँ, कानून, फैसिलिटीज बनकर आएंगे। और इसके अलावा कुछ प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं जो मल्टी पावर्स को नहीं गेन करते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशराइज करते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। हो सकता है आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, आपका भी कोई ना कोई स्टूडेंट्स का या टीचर का प्रेशर ग्रुप्स वगैरह बना हो या इंटरेस्ट ग्रुप बना हो। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मेन फॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रुप फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज different needs which from time to time put pressure on the government and making it to take decision in their favor. Such groups are known the pressure groups and the interest group, and these are also the subject matter of the study of the political science. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ द स्पेशल सोशल लाइफ विच आर द एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मनुष्य के विकास के लिए राइट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर राइट्स नहीं है तो हम अपना पूरी तरह विकास ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी 6 टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। But the rights can be enjoyed by the individual only in the society and the state. These must be recognized and accepted by the society. Society के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो और स्टेट ने इसे और जो है जस्टिफाइड किया हो। इसी प्रकार उसके साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। ठीक है, जैसे हमारी 11 ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में। द फैक्ट इज़ दैट द राइट्स एंड कैन नॉट बी इंजॉयड इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर हमें राइट्स मिले लेकिन ड्यूटीज़ वगैरह नहीं है तो हम राइट्स को भी जो फॉलो इंजॉय नहीं कर सकते। जैसे मेरा राइट्स है, मैं बोल रही हूँ, आपके ड्यूटीज़ क्या आप सुन रहे हो। ठीक है, तो इट मीन्स ये एक कॉइन्स के एक सिक्के के 2 पहलू है, जिनके ये इंटरलेटेड है। इनके बिना जो राइट्स नहीं हम इंजॉय कर सकते। तो पॉलिटिकल साइंस इस चीज़ के बारे में स्टडी करती है, किस देश की कौन से राइट्स है, कौन सी ड्यूटीज़ है, कैसे काम करती है, कि क्या प्रैक्टिकल सारे उनको राइट्स वगैरह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। नेक्स्ट स्टडी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? चुनाव प्रणाली। जब भी हम पॉलिटिकल पार्टीज को चुनते हैं, किसी मेंबर को चुनते हैं, एमएलए, एमपी, सरपंच को, सीएम, पीएम को चुनते हैं, तो वो किस सिस्टम के द्वारा चुनते हैं? इलेक्टोरल सिस्टम को। क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वही जो कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, वही डेट निश्चित करता है, वही जो इलेक्शन की लिस्ट वगैरह तैयार करता है,
किसको कौन सा चौन निशान देना है, सिंबल्स देना है, कब जो इलेक्शंस होगी, सारा कुछ स्टडी डिसाइड करता है। तो उसकी भी स्टडी की जाती है कि इलेक्ट्रोल सिस्टम कैसे चलता है, किस देश में किस प्रकार चलता है। In the present day, the democratic state electors have the special significance. The elections provide an opportunity to people to elect the government of the other choice. लोगों को मौका दिया जाता है कि वो अपनी पसंद की सरकार बना सके, अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सके। बट सारे सिस्टम का, इस चीज़ का सारा जो काम है वो कौन करता है? इलेक्ट्रल सिस्टम करता है। बिसाइड दिस, एट दिस टाइम ऑफ द इलेक्शन, the different political parties raise the different issue as a result of which the people become the aware about the different problems. तो therefore मल्टी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सारी चीज़ों का प्रबंध करता है। फॉर दिस रीज़न इसे जो इलेक्शन द हार्ट एंड द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। एंड पोलिटिकल साइंस मेक द स्टडी ऑफ द डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम एंड टेल्स द पीपल दैट विच इलेक्टोरल सिस्टम इज गुड एंड वाई। स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, क्योंकि हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारी देश की नियर अबाउट 400 से अबव जो आर्टिकल्स दिए गए हैं कि किस प्रकार हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल करना है, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, सीएम कैसे चुना जाएगा, पीएम कैसे चुना जाएगा, ये सारा कुछ जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी स्टडी भी की जाती है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विच इज़ द प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड इन द नीड्स एंड ट्रेडिशन एंड द फ्यूचर ऑफ द गोल्स ऑफ द कंट्री। जो मतलब लोगों की डिमांड्स, ट्रेडिशन एंड फ्यूचर के गोल को ध्यान में रखकर बनाया जाती है। इसी प्रकार एग्जाम्पल देते हैं इंडिया की। इंडिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जी हमारी एक असेंबली के द्वारा बनाया गया था कि हमारे देश को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी सरकारें होती है, कोई कानून बनाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाती है। सो पॉलिटिकल साइंस मेक्स द स्टडी ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एंड देयर नेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी करती है, उनकी नेचर को स्टडी करती है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, क्यों है और किस कार है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द लॉ। आपको पता है लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा सारा देश जो है सिस्टमेटिकली चलता है। अगर लॉ नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो देश में अनार्ची, अराजकता फैल जाएगी, माइट इज़ राइट वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो लॉ भी ऐसा होना चाहिए जिसके सामने सभी लोग इक्वल हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। There is a need of rules and regulation to regulate the life of the individual while living in the state, and the rules and regulation made and enforced by the state are known as the law. तो जो पॉलिटिकल साइंस है मेक द स्टडी ऑफ द मीनिंग, लॉ क्या होता है, उसका क्या मतलब है, किस काइंड्स क्या है, सोर्सेस क्या है, लॉ मेकिंग द प्रोसीजर क्या है, इस सभी की स्टडी करती है। आई होप ये एक क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसका नेचर क्या है और इसकी जो है स्कोप क्या है। ठीक है, एंड में आपने कंक्लूजन ज़रूर निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस वगैरह भी करेंगे और स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड ये सारी चीज़ों को देखेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और जो भी बच्चा नीडी है, ठीक है, ठीक, उसे इसके साथ जो है वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद क्या है, ईच वन एंड टीच वन। थैंक्स बेटा।